आफ्टरनून। आइए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बनना चाहते हैं? पब्लिक सेवक सर। पब्लिक सर्वेंट कोई वैकेंसी तो है नहीं, ऐसा कोई पद विज्ञापित नहीं किया लोक सेवा आयोग ने। सर अगर फॉर्मल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो वरीयता क्रम में तो डिप्टी कलेक्टर है पहला सर। तो डिप्टी कलेक्टर बोले, फिर क्या दिक्कत है आपकी? सॉरी सर। अगर ये बोल दिया जाए, बोर्ड कह दे डिप्टी कलेक्टर के पद पर आपका चयन हम नहीं करने जा रहे हैं, तो आप बोलिए कि दूसरे नंबर पर हमने इसको रखा है। क्या रखा है आपके दूसरे नंबर? ARTO सर। ARTO। क्यों बनना चाहते हैं ARTO? सर जैसे कि डिप्टी कलेक्टर में दायरा थोड़ा सा व्यापक है सर, ज्यादा लोगों के से इंटरेक्शन ज्यादा है। हम तो उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि लक्ष्य शुभकामना हमारी डिप्टी कलेक्टर आपको मिले ये पद, लेकिन नहीं मिलता है तो जो द्वितीय क्रम पर जो पद आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपके मन में क्या कारण है, क्यों बनना चाहते हैं ARTO? नहीं मिला डिप्टी कलेक्टर तो सर उसका डिप्टी SP आप नहीं आप किए। सर जो मेरा प्रेफरेंस देने का सर मूल कारण था कि जिसमें थोड़ा दायरा व्यापक हो और लोगों से मिलना जुलना ज्यादा हो, तो ARTO में क्या है बताइए, स्पेसिफिक ARTO के लिए बताइए। ARTO में मैं समझता हूँ कि सर उसका भी दायरा व्यापक है सर, लोगों से मिलना जुलना, काफी लोगों को डील करना पड़ता है, काफी तरह तरह के नए नए लोगों से मिलना जुलना होता रहता है सर। तो ये डिप्टी SP की तुलना में ARTO के पास ज्यादा स्कोप है, ज्यादा डाइवर्सिफाइड वर्क है उसका। सर जो मुझे समझ में आया, डिप्टी SP सर किसी एक डिपार्टमेंट से संबद्ध है और चूंकि सर वरीयता में अपना स्वैच्छिक इंटरेस्ट भी देखना है था सर कि मैं कहाँ ज्यादा अपना क्षमता के हिसाब से दे पाऊंगा, तो इस वजह से मुझे सर डिप्टी SP के पद रूप में मैं अपने आप को उतने अच्छे से फिट नहीं कर पाया सर, इसलिए मेरे वरीयता कम में वो नीचे था सर। अच्छा, ARTO जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको कुछ सर्टिफिकेट इशू करता है, फिटनेस सर्टिफिकेट कब इशू करता है? कौन कौन से सी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरा करना अनिवार्य है उसके लिए? एक तो सर कॉमर्शियल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन जो होता है सर वो नॉर्मल पर्सनल व्हीकल्स की तुलना में 5 साल कम होता है। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो सबका होता है, कम ज्यादा जो भी हो। हम ये जानना चाह रहे हैं फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करना अनिवार्य है? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हो तो सबको चाहिए जी, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल सबको, कॉमर्शियल व्हीकल्स को। सर उसमें पहले तो रजिस्ट्रेशन के समय ये दिखाना पड़ेगा कि हम किस तरह के बिजनेस में व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, कहीं हजार्डस मटेरियल के मूवमेंट में तो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप या तो प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उस पर आना नहीं चाहते, जो आपको पता है वही बताना चाहते हैं। कुछ वीकनेस अपनी बता दीजिए। सर एक तो सर मोबाइल का सर लत बढ़ता जा रहा है सर, जो मैं अपने नजरिए से देखता हूँ सर। और दूसरा चीज सर इंटरनेट की वजह से सर इसको दुरुपयोग कह सकते हैं कि याद करने की क्षमता मेरी कम हुई है, मतलब मैं चीजों को याद नहीं करना चाहता क्योंकि हर समय मोबाइल हाथ में है, तो कुछ भी हुआ तो सर्च कर लिया। तो सभी के साथ है सर। हाँ, प्रशासनिक सेवा के लिए कुछ नैतिक बल या नैतिक गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में पढ़ा, चौथे पेपर में अपने GS में? सर अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। और ये ट्रांसपेरेंसी क्या है, क्या मतलब है इसका? ट्रांसपेरेंसी सर बेसिकली सर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं तो उस काम से जुड़े हुए तथ्य या जानकारी पब्लिक में किस लेवल पे मौजूद है, मतलब कि जो भी काम हम कर रहे हैं पब्लिक को ये लगना चाहिए कि इसमें छिपे हुए कोई तथ्य नहीं है, जो भी निर्णय मेरे द्वारा लिए गए हैं वो सारे पारदर्शी हैं। और अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी सर जो भी क्रियाकलाप कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसके लिए वो कितना उत्तरदायी है, ये सर उसकी जिम्मेदारी वो कितना लेता है। किसके प्रति
उत्तरदायी होता है वो पब्लिक सर्वेंट? पब्लिक पब्लिक सर्वेंट सर्वेंट माने लोक सेवक। पहले तो सर वो सरकार का, चूंकि सरकार के प्रति ही उसका जो सरकार के दायित्व दिए जाते हैं उसको निर्वाह करना होता है, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो जनता के प्रति ही है सर उत्तरदायी, लेकिन प्रथम दृष्टया उसकी जवाबदेही तो सर सरकार के प्रति होती है। तो लोक सेवक और समाज सेवक, इनमें कुछ अंतर है कि दोनों एक ही है? लोक सेवक सर देखा जाए तो ज्यादा नियम कानून से बंधे होते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि उनके संबंधित सरकारों के द्वारा जारी किए जाते हैं। उससे अलग वो काम करने के लिए बाध्य होते हैं, उससे अलग काम वो नहीं कर सकते हैं। और समाज सेवक का सर एक कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज के उत्थान में जो भी चीजें जरूरी है वो नेचुरल लॉ के तहत चलता है सर। अगर वो कोई वो कार्य कर रहा है तो वो समाज सेवी की कैटेगरी में है। ठीक है, आपने ARTO अपने प्रेफरेंस में डाला है, आप बता सकते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट ये किस सन का लेजिस्लेशन है? ठीक है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्या कंपलसरी बना दिया गया है? यस मैम। क्यों? मैम जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही तय करने के लिए, क्योंकि कोई भी जब कैजुअलिटी घट जाती थी तो उस समय उसमें बहुत सारा मैनिपुलेट किया जा सकता था चीजों को, कि एक्सीडेंट हुआ तो कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल है वो मैनिपुलेट करके, और जिसके साथ घटना होती थी मैम उसमें मुआवजा कौन देगा, ये बहुत सारे लीगल पैदा होते थे, लीगल लेकुनास पैदा होते थे, उसको दूर करने के लिए। दो शब्द हैं, लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनमें कोई अंतर है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब मैम हुआ कि स्थानीय लोगों के द्वारा अपने स्वतः शासन, जिसके मैम एग्जाम्पल पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज भी हैं। और लोकल गवर्नमेंट ऐसा कोई फॉर्मल परिभाषा मैम नहीं है। लोकल गवर्नमेंट किसी भी मैम इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल परिभाषा नहीं है जिस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है। ठीक है, संविधान में कितने स्केड्यूल्स मौजूद हैं? 12। लैंग्वेज के लिए कौन से स्केड्यूल को एड्रेस किया जाता है? शेड्यूल 8। कोई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और नेशनल लैंग्वेज? नेशनल लैंग्वेज में कोई नहीं। हम नेशनल लैंग्वेज पे क्यों अभी तक सेटलमेंट नहीं कर पाए हैं? क्योंकि मैम डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैम हिंदी भाषी नियर अबाउट 45 से 50% के आसपास लोग ही हैं, और बहुत सारे रीजन, बहुत सारी हजारों के कैटेगरी में भाषाएं हैं, और अगर संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो 22 भाषाएं अपने संविधान में ही हैं। तो किसी एक भाषा को नेशनल भाषा बना देना जो उस भाषा का नहीं है उसको ऊपर थोपने जैसा हो जाए। ठीक है सर। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक वैक्सीन लॉन्च की है सर्वाइकल कैंसर की। क्या है वैक्सीन का नाम? सर्वावैक्स करके। सर्वावैक्स, सॉरी सर, गार्डाशिल 4 ये वैक्सीन का नाम है। अच्छा। पर वायरस कौन सा है जो उत्तरदायी है इसके लिए? पेपिलोमा वायरस है सर, पेपिलोमा ह्यूमन वायरस। एग्जैक्ट नाम नहीं दिया, लेकिन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। कौन सा वर्जन है उसका? 16, 18, 6, 11 ये सब है जिसका हमने नाम लिया। 16, 18, 6, 11 ये चारों वर्जन है, तो चारों वर्जन से ये सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए एक अगला सवाल बताइए, दृश्यम पिक्चर आपने देखी है क्या? जी सर। दृश्यम फिल्म, दृश्यम देखी जी सर। कौन है डायरेक्टर इसके? तो एक्टर का नाम तो पता ही होगा, एक्टर और एक्ट्रेस। एक्टर तो सर अजय देवगन। एक्ट्रेस ये सवाल अभी हमने पूछा क्यों? पुराना मामला हो गया, कुछ इधर चर्चा में आया होगा ना, क्यों चर्चा में है? अभी राजस्थान के दौसा में कोई घटना घटी थी, 4 साल के बच्चे की वो मार करके उसकी लाश गाड़ दी गई थी। खोदा जा रहा है उसको मशीनों से, यही सब वहां भी हुआ है ना? हाँ, मूवी में सर ये है, मतलब पुलिस स्टेशन में। और कोई खबर जो आज आपने पढ़ी हो अखबार में? सर आज तो अभी सबसे जो मुद्दा चल रहा है ज्वलन सर, वो खामनेई का
जो उनको मारा गया। कामनी का पूरा नाम बताइए, किसको बनाया गया सुप्रीम लीडर इनकी जगह पर? कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया? ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए, कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत सारे फैक्ट्स थे जो नहीं मालूम थे सर। नहीं, फैक्ट नहीं, एक ओवरऑल इंटरव्यू आपका अच्छा है, व्यक्तित्व तो ठीक है, थोड़ा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जी ज्यादा होना चाहिए। मतलब इसका मतलब है फैक्ट्स आप कलेक्ट करिए, इंफॉर्मेशन को यहाँ फैक्ट से नहीं। जैसे इसी में आपने ईरान का मामला, अमेरिका का मामला, इजराइल का जो चल रहा है, कोई भी न्यूज अगर सुनिए पढ़िए तो पूरा विश्लेषण और विच्छेदन सब करके ठीक से, जब बोर्ड ये पूछ ले कि क्या पढ़ करके आए हैं, फिर उस पर पूरा कमांड, कहीं से कुछ भी पूछे तो उसका तरीका यही है। देखिए, ये क्वेश्चन जो आउट होते हैं, जो करंट अफेयर वाले हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अखबारों में जो छप रहे हैं, तो उस पर अपनी समझ ठीक से बनानी है। तो उसके लिए एक अखबार बहुत ठीक से पढ़िए रोज, और एक चैनल, कोई राष्ट्रीय चैनल जो सुनिए, तो दोनों को आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, चीजें दिमाग में बैठेंगी। टू द पॉइंट बताना है, बाकी तय नहीं, कोई सिलेबस नहीं प्रेस्क्राइब्ड है कहाँ से कौन क्या पूछेगा तो न बता पाइए तो सॉरी, ये जो शब्द है बहुत इन्फ्लुएंशियल है ये, और जो आता है तो टू द पॉइंट बताइए, और नहीं आता है सारी बोलिए, गिल्ट ना महसूस करिए वहाँ बैठे बैठे क्या बताएं, सारी बोलना पड़ रहा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 4-6 सवालों का अच्छा जवाब देकर के बोर्ड को आप इम्प्रेस कर सकते हैं, अच्छा नंबर पा सकते हैं। इसी फार्मूले पर आपको काम करना है, ठीक है। अब जैसे कुछ एक केस में देखे कि आपने तय किया यही बताना है, ये हैबिट छोड़ दीजिए, यही बताना है। ये सब चीजें मेंशंस में चलती हैं, एसी वगैरह में क्या लिखना है, कौन सा कोटेशन, यहाँ समझ विकसित करिए, और ओरिजिनल जो आपकी चीज है उसको निकलने दीजिए, बोर्ड निकाल ही लेगा, वो जान जाता है जो एक्चुअल चीज है। हाँ, एक्चुअल चीज। ये टेप रिकॉर्डर है पीछे का, यहाँ बटन दबती है और खुल जाता है। जब आप कोशिश करते हैं यही तय कि यही बताना, बताते हैं फिर बोर्ड को लग जाता है कि आप ये सब तय करके आए हैं, तो थोड़ा निगेटिव होता है। चाहे कोई कितना ही बताए, ये काम आपको नहीं करना है। बोर्ड को एक बार में आप रीड करिए, सारे सदस्यों को एक बार में आई कांटेक्ट कर लीजिए, सबसे कोई महिला सदस्य उनको आप अलग से कर लीजिए। इंटरव्यू खत्म हो तो थैंक यू बोलिए और जीत का भाव लेकर के जाइए। जो कॉन्फिडेंस आप शुरू में लेकर के आए उसको मेंटेन रखिए, बीच में भी सवाल का जवाब दे पाते नहीं दे पाते इस बात की परवाह किए बिना, तो फिर डिजर्व करते हैं 60, 65, 70। बाकी डिप्टी कलेक्टर 40 मिल पाकर भी बन सकते हैं। हाँ, ठीक है, इन्हीं बिंदुओं पर काम कीजिए। शुभकामना। कब इंटरव्यू? 13 को। फर्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।